आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज है कि इसके अंदर क्या है कि जो पॉलिटी टर्म है वो कहाँ से आया। तो पॉलिटी जो वर्ड है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड पोलिस से आया हुआ है। पोलिस करके एक वर्ड होता है जहाँ से पॉलिटी वर्ड फिर ड्राइव हुआ। अच्छा, ये चलो, ये तो अभी कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह ये सब चीजें मतलब हाल ही के टाइम में ही मतलब सारी चीजें बनी है। हाल ही के टाइम से मतलब है मॉडर्न एरा के अंदर ये सारी चीजें बनी है। इससे पहले हमारे इंडिया स्पेसिफिक या फिर वर्ल्ड में आपको किसी ऐसे थिंकर या फिर फिलोसफर का नाम याद आ रहा है जिसने मतलब पॉलिटी, यहाँ पर पॉलिटी से जुड़ी कोई बुक दी हो या फिर कोई ऐसा मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात करके कोई शास्त्र गढ़ा हो या ऐसा कुछ आपको समझ आ रहा है? किसी का नाम याद आ रहा है? किसी कोई भी बताना चाहेगा आप में से कोई? अच्छा, मनुस्मृति का नाम सुना है? जो कि काफी कंट्रोवर्शियल लोग है। जो मनुस्मृति है वो कही जाती है कि इंडियाज फर्स्ट लॉ बुक, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस थे। वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि उसके अंदर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, लेकिन एक बुक तो थी ना जिसके अंदर अलग अलग सोसाइटी को मैनेज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह दिए गए थे। अगर हम एक तरह से पहले के टाइम के हिसाब से देखें तो मनुस्मृति हमारे पास एक ऐसी बुक थी जिसको मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया थी। और ये किसने लिखी है? तो obvious सी बात है, मनु ने लिखी है। और मनु को फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया। इसके अलावा किसी का नाम याद आ रहा है आपको? मतलब इंडिया के स्पेसिफिक, वर्ल्ड में भी बताऊंगा, इंडिया के स्पेसिफिक और किसी का नाम याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बताओ, अदरवाइज मैं बताता हूँ। चाणक्य का नाम? चाणक्य, चाणक्य, हाँ सही बताया कर्तव्य ने। कौटिल्य, चाणक्य। चाणक्य ने यहाँ पर कौन सा एक तरह से शास्त्र या बुक लिखा था जो यहाँ पर बेसिकली बात करता है यहाँ पर कैसे सारा सिस्टम होना चाहिए? उन्होंने पूरी की पूरी उसके अंदर एक थिंकिंग अपनी डाली है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करना चाहिए उस चीज को लेके। इस बुक का क्या नाम है जो चाणक्य ने बुक दी थी? किसी को पता है क्या नाम है इस बुक का? अभी जस्ट हम इंट्रो दे रहे हैं, थोड़ा सा बाद में भी हम पढ़ेंगे। हाँ, अर्थशास्त्र। तो इसके अंदर भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफी सारी बातें हैं। अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसके अंदर भी पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन कुछ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो यहाँ पर जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहे जाते हैं वर्ल्ड के लेवल पर, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको बुलाते हैं? हम बुलाते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को। एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिन्होंने, ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिक्स से जुड़ी काफी मतलब ये क्या थे, कुल मिला के रिसर्च करते थे कि जो स्टेट है, जो सोसाइटीज की प्रॉब्लम है उसको कैसे स्ट्रक्चर वे में सोल्व किया जाए, है ना। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं सोसाइटी की वो कैसे हम लोग सोल्व कर ले ताकि एक बेहतर समाज यहाँ पर ओवरऑल फॉर्म हो सके। ठीक है, तो उससे जुड़ी इन्होंने काफी सारी अपनी थिंकिंग दी है। इनका एक फेमस कह सकते हैं एक विचार भी है, एक समटाइम्स एग्जाम में कभी पूछ ले तो लिख सकते, मतलब लिख लो कभी एग्जाम में आपसे कभी पूछ ले कि ये जो पूरा का पूरा लाइन है किसने बोली है। मैन इज बाय नेचर a political animal and he who by nature and not by
is without state ये आपसे मतलब जरूरी नहीं पूरा पूछे, हो सकता है आपको शुरू की लाइन दे दे तो इस टाइप से किसने स्टेटमेंट दिया है, ऐसे करके आपसे कई बार एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिए। हाँ लाइवा बोलो। एक मिनट लाइवा, एक मिनट एक्चुअली ईयरफोन कनेक्ट कीजिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो। ठीक है, कहाँ करनी है इतनी बता देना एक बार। सो ये हो गया बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन की पॉलिटी कहाँ से आई, कैसे कैसे स्टार्ट हुई। इसके अलावा भी हम लोग इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे जुड़ा कई बार मेंस में क्वेश्चन भी आ जाता है कि मतलब कि राइट ए शॉर्ट एसे या फिर एक्सप्लेनेशन या कुछ भी, मतलब आपसे पूछ लेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इवोल्व कैसे हुआ उसके बारे में आप लोगों को 200 वर्ड से इस टाइप से कुछ आपको देना होगा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा यहाँ पर कई बार जैसे इससे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस मेंस में पूछ लिया जाता है कि क्या जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोइंग्स है सारा कुछ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग तो खिचड़ी हैं, एक तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबकी खिचड़ी है, तो क्या वो सच में खिचड़ी है, उसका एक्सप्लेनेशन दो कि है या नहीं है, और या फिर है तो कैसे है, या फिर नहीं है तो कैसे है, उसके तर्क वितर्क करो। तो उससे जुड़ा भी कई बार क्वेश्चंस में इसमें काफी बारी फेवरेट सा क्वेश्चन है, स्पेशली यूपी के अंदर तो ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्री के भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगा विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और हर साल लगभग उन्हीं से क्वेश्चंस बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होकर आते रहते हैं रेगुलरली। अभी लिख लिया तो आगे चलें थोड़ा सा। हाँ तक लो भाई स्क्रीन शॉट लो तुम लोग, ये और शॉर्ट फॉर्म बोल रहा है, मेरे को थोड़ी देर बाद समझ भी नहीं आएगा क्या बोल रहा है। चले आगे चले। ठीक है, इतना लिख लिया हो तो सभी ने बता दीजिएगा। सो ये हो गया है हमारा बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया इज रिपब्लिक है ना, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें जैसे कि जो इंडिया का पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना। इसके अलावा जो इंडिया के अंदर जैसे गवर्नमेंट है, मतलब अभी आपको ओरली बता रहा हूँ, आगे सारी चीजें हम लिखेंगी। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट टाइप है, तो हमारे यहाँ कौन सा गवर्नमेंट टाइप काम करता है, किसी को मालूम है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री ना। हाँ ठीक है, तो बाकी ये सब चीजें आई डोंट थिंक की लिखवाने की आवश्यकता है, ये हम बाद में लिखेंगे। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक भाषा में यहाँ पर आप लोगों से पूछूं मैं तो क्या बताना चाहोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है, मतलब कोई ऐसे कोई किताब मानो या ना मानो, या फिर चलो असर बताओ। ओके, बाकी लाइव बताना चाह रही थी, लाइव बताओ। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक फाउंडेशनल लॉ ऑफ कंट्री है जिसके ऊपर पूरे के पूरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के, इसके अलावा अलग अलग चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब एक कुल मिलाकर एक सुप्रीम बुक है जिससे हमारा देश जो है एक तरह से चलेगा, मतलब है ना, एक मैनुअल है पूरे कंट्री की, इसके थ्रू ही ऑपरेट होगा, उससे बाहर नहीं जा सकते है ना।
सो ये बेसिक मतलब जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों में से काफी सारे लोग को ओबीसी वाला सारा एक पढ़ ही रखा है आपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो मेरे से ज़्यादा आई थिंक आप लोग अच्छे से डेफिनेशन जानते हो, क्योंकि आप सभी मतलब लॉ से रिलेटेड वो पढ़ते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को बेहतर समझ आना चाहिए। पॉलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी इज ए लिटिल बिट डिफरेंट सब्जेक्ट काइंड ऑफ। सो नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग डालना इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है उन लोगों को ये चीज अभी थोड़ी सी रिकॉल होगी कि मैं इवोल्यूशन में किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के अंदर आपको बताया था, मॉडर्न के अंदर अब से होती है स्टार्ट बेसिकली यहाँ पर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को बेसिक डेट तो पता ही होनी चाहिए, और फुल ऑपरेशन में कब आया था? ओके, तो यहाँ पर दो चीज लिख लेना, मतलब जस्ट टू रिमेम्बर, जब कभी आप वो करोगे एक तरह से कह सकते हैं रिवीजन वगैरह, तो चीजें भूल ना जाओ। लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली इसमें डेट लिखो, क्योंकि एक डेट थी यहाँ पर 26 नवंबर 1949, है ना, और जो फुल इफेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो कब से आया था? 26 नवंबर, सॉरी 26 जनवरी 1950। अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली एक तरह से अडॉप्ट किया गया था तो उसके अंदर कितने पार्ट्स थे? So how many parts? ये sometimes प्री के अंदर ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर जब कितने पार्ट थे सबसे शुरू के अंदर, क्योंकि उसके बाद तो काफी सारी चीजें होती रही। कितने लिखूं? कोई बता रहा था, बताओ फटाफट। 22 पार्ट्स है ना? और कितने आर्टिकल्स थे? 395, और शेड्यूल कितने लिखना है? कितने लिखूं? 10, 12, 100, 200, 8? तो कुल मिला के दिस इज जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये उस टाइम का है डाटा। और मोस्टली एग्जाम्स में जैसे अगर कभी बेसिक कुछ पूछना हो तो ऐसे सब भी पूछ लेते हैं, आपको दो चीजें दे देंगे, एक चीज यहाँ पर कुछ पूछ लिया, इस टाइप से भी समटाइम्स आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। खैर अब तो थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ होने लगा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी पहले आ जाते थे, है ना, तो इनको थोड़ा सा मतलब माइंड एक दिमाग में रखना थोड़ा। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बात तो सभी को पता होगी। अच्छा, ब्रिटिश के अंदर कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है? वहां का कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश के अंदर क्या है कि यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर रिटर्न है, तो वहां का रिटर्न नहीं है ना, वहां वहां का एक तरह से ओरल है, रिटर्न नहीं है वहां पर। जैसे हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, वो रिटर्न है पूरी तरह से कि इसमें चीजें हमारे पास रिटर्न में। चलो ये चीजें भी करेंगे इसमें, फिर पूरा पूरा वो इंडल्ज हो जाएंगे हम लोग इस चीज में। अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने कुल मिलाकर ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के अंदर यहाँ पर बेसिकली पोलिस वर्ड से जो है पॉलिटी आई, एक ही ग्रीक वर्ड है पोलिस,
तो वहां से पॉलिटी वर्ड आया। उसके बाद मैंने बताया कि इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कुछ पॉलिटिकल थिंकर काइंड ऑफ मतलब कह सकते हैं, जैसे मनुस्मृति थी तो एक लौ बुक थी, तो इसीलिए हमने इनको कह दिया कि मनु जो थे इंडिया के फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर थे। इसके अलावा कौटिल्य की यहाँ पर चाणक्य ने यहाँ पर जो बुक दी थी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर काफी सारे हमारे पास क्या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कैसे चीजों को मैनेज करना है, क्या सारी चीजें करनी है, समाज कैसे काम करता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो सारी चीजें यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर है। और भी काफी सारे इसके अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड भी हैं और भी चीजें हैं, तो हम इसको भी शामिल कर सकते हैं कि चाणक्य इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल थिंकर हुए। इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर बेसिकली जो है वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपसे कभी पूछ ले तो अरिस्टोटल को यहाँ पर कहते हैं। इसके अलावा अगर इंडिया के फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी पूछ ले तो सम ये क्वेश्चन समटाइम्स ना थोड़ा सा डाइवर्स हो जाता है अलग अलग बुक्स में, लेकिन जनरली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। ठीक है, बाकी ऐसे थोड़े से जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे जो भी होगा प्रीलिम्स प्री के हिसाब से वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अभी तक हमें ये याद रखना है। बाकी यहाँ पर अभी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने जस्ट आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। तो अब कुल मिलाकर बात आती है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं वो स्टार्ट कैसे हुए। तो बिफोर 1987 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 के अंदर, उससे पहले क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स थे बिफोर 1857। तो सबसे पहले आया था एक, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पर बताया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो इस एक्ट के थ्रू किसी को कुछ याद है कि क्या हुआ था? इस एक्ट के थ्रू किसी को कुछ आइडिया? चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ते हैं। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी पहले से, मतलब उसकी जो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर ला दिया गया था। ठीक है, सो इसकी की फीचर्स अगर हम देखें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के, बस बेसिक बेसिक लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो एक्ट था ये एक रिपोर्ट बेसिकली जो हेड कर रहा था, जिसको प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे लॉर्ड नॉर्थ ने, उस टाइम पे इस रिपोर्ट को हेड किया गया था। उसके बेसिस पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यहाँ पर आया था। सो इसके अंदर क्या था, गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was put under British parliamentary control। ओके, इसके अलावा एक बार कोई बोलना, एक बार मेरे को, मैंने यहाँ पर ईयरफोन को थोड़ा रिमूव किया, मेरे को वॉइस आ रही है नहीं आ रही, मैं दूसरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलो कुछ। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किए गए थे, है ना। इससे पहले डायरेक्टली क्या टाइटल होता था,
इससे पहले टाइटल होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, अब क्या था उस पोस्ट को चेंज कर दिया गया था, कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। सबसे इसका एक और इम्पोर्टेंट काम किया गया, क्या क्या किया गया था, वो ये था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछे जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखना, प्रीलिम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहां पर इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम, ये तो आप लोगों को पता होगा तो बताओ। कैलकाटा के अंदर, बंगाल के अंदर, है ना। और किस ईयर के अंदर किया गया था ये, 1774 के अंदर। ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना इस चीज को। ऑब्वियसली बात है, टू इंश्योर जस्टिस और इसकी कहां पर एक तरह से ज्यूरिडिक्शंस थी, सो हैड ज्यूरिडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट वाला मेनली याद रखना। फर्स्ट चीफ जस्टिस, चूंकि चलो लिख लो, आप लोग हो सकता है कि चीफ जस्टिस आपसे पूछ ले कभी इन फ्यूचर यूपी के एग्जाम में स्पेशली। चीफ जस्टिस कौन थे फर्स्ट, बताओ। ये तो तुम लोग ही बताओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ये मत बोल देना सर तुम्हारे पर्सनल प्लेजर के लिए हम अपना गलत बताकर अपनी इज्जत खराब नहीं करेंगे। जल्दी से बताओ फटाफट। फर्स्ट चीफ जस्टिस का क्या नाम था ये, और मुझे पता है कौन कौन हिस्ट्री क्लास में था। एक तो वेदिका, कर्तव्य, सौम्या एंड कार्तिक भी था, और निकेश का आई थिंक याद नहीं है। हिस्ट्री क्लास जिन लोगों ने ली थी तो मैंने बताया था। सर इलिजा करके कुछ नाम था उनका। कुछ कहना है हरी, क्या बताया सर इलिजा एम्पे। हाँ, इलिजा एम्पे, सर इलिजा एम्पे। अरे ये क्वेश्चन पहले यूपी के अंदर, प्लीज इसको करना। ठीक है। इसको ये दो थर्ड पॉइंट से जुड़ी चीजें जो भी लिखी है हमने इसमें, इसको याद रखना बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा दो तीन जजेस और थे, बट उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इग्नोर करो उनको, इतना ही काफी है। यहीं से अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंडिया के अफेयर्स वगैरह में एक तरह से लाना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या था, इससे पहले क्या था, डायरेक्टली जो क्या रूल करती थी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इससे पहले क्या डायरेक्टली रूल किसका चलता था। मान लो अगर जिस जगह जगह कंपनी ने कब्जा कर रखा है पूरा, तो किसका रूल चलता था डायरेक्टली, किंग्स का, या फिर सौम्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे कह दिया वैसा कर लो। अब धीरे धीरे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद को उसके कंट्रोल के अंदर ला दिया गया, है ना, कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल है उसके अंदर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ला दिया गया। तो अब डायरेक्टली जो पर्टिकुलर, जैसे मान लो बंगाल ही है, बंगाल के ऊपर अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल देखो तो किसके ऊपर, किसका हुआ डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर बंगाल के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इज द राइट आंसर। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश यहाँ पर पार्लियामेंट है, उसका एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया है। ठीक है। तो इस टाइप से ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। यहाँ पर कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया क्वेश्चंस मेंस के अंदर अगर आता है तो वहां पर आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857 भी कई बार पूछ लेते हैं। तो वहां पर क्या है कि आपको जो तीन चार ये एक्ट है
लाइक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, 1813 है, 1833 है। ये 4-5 एक्ट डाल ले होंगे क्वेश्चन के अंदर, और इनके पर्टिकुलरली जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो इससे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस में, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों के मेंस में भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता। तो इसमें हमें जो मेनली याद रखना है वो ये याद रखना है। और कई बार क्या है, यूपी के अंदर क्वेश्चन बता देता हूँ, यूपी के अंदर क्वेश्चन टाइप ऐसे भी पूछ लेंगे आपको, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, लाइक सुप्रीम कोर्ट का ही पॉइंट दे दिया, उसके बाद आपको 4 सिमिलर से यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ये इस टाइप से 1773 कुछ और रेगुलेटिंग एक्ट डाल दिया है, फिर आपसे चार्टर एक्ट डाल दिया, ऐसे करके 4 नाम डाल दिए, और फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता के अंदर कौन से एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था। तो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओ। वैसे मैं इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा आपको साथ साथ ही है इसके, जैसे हम लोग पहले करते थे, वो बायो का उसका थोड़ा रह गया था, बाकी इसके हम एमसीक्यूज साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके भी किसी दिन मैं सोच रहा हूँ करा दूंगा बायो के, और जो आप लोग बेसिक फिजिक्स और उसके भी कर लेंगे किसी दिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस टाइम निकाल के। ठीक है, तो अभी क्लियर है सभी को किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। इन चीजों को चाहे तो साइड में नोट डाउन कर लिया करो, जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, फिर जिसको नहीं पता तो नोट डाउन करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब हम एग्जाम के टाइम वापस से इसको रिवाइज करेंगे तो हमें समझ नहीं आता। आशीष क्या मैसेज कर रहा है, सर प्लीज आज के नोट्स दे दे, मैं हरिद्वार। अब आशीष अब हरिद्वार क्या करने गए आशीष, तुम इतने गर्मी में हरिद्वार? आशीष क्लास में था ना अभी, लग रहा है क्लास से चला गया है, वो क्लास ज्वाइन करके जैसे वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं ना कि वो जिससे शादी में नहीं जाते लोग अपनी प्रेजेंस दिखाने कि आ जाओ, पहले ही देख रहे थे कि आए थे देखो शादी में, आप जो भी खाना वाना है घर में जो खाता हो, ऐसे वाली हरकतें आशीष की है। चलो आगे चलते हैं अब। सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कितने लिखवाए थे? क्या ऊपर यहाँ पर तो ये 395, ये 8 नहीं है 9 है ये 9 है 9। किस एंगल से लाइन है सर? अरे यार थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लग रहा हो, बट 9 ही लिखा था मैंने, हो जाती है समटाइम्स मिस्टेक। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, किसी ने लिख लिया होगा ही, और फिर बाद में तुम लोग मुझे ब्लेम करो कि सर ने तो इतने लिखवाए थे बट वो ओरिजिनल वाले में कुछ अलग निकले। सर आशीष तो करते हैं, आशीष कर सकता है, आशीष कुछ भी कर सकता है। चलो आगे चलते हैं। सो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एक्चुअली क्या था ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ना कुछ हद तक फेलियर रहा था, तो इसीलिए फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस लाकर, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेशन है उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ड्यूअल कंट्रोल यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, ताकि जो कंपनी का पूरा सिस्टम है वो उसके अंदर और ज्यादा डिसिप्लिन आ सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट का और अच्छे से कंट्रोल हो सके, और इसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर फंक्शंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। इसके मेन फीचर्स में से डायरेक्टली मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर क्या था,
यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल डाला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक इसके अंदर रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स क्या थे कि यहाँ पर 6 मेंबर्स थे इसके अंदर, और 6 मेंबर्स जो थे यहाँ पर, इनका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ये क्या काम करते थे, ये करते थे कंट्रोल पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, क्या बचा, तो क्या बचा मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम इतना सोच के बताना, इतने में यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंस, हाँ रिवेन्यू, फाइनेंस, रिवेन्यू, ये पैसे का, जिस पैसे का हाथ में जरूर होना चाहिए, है ना, पैसा इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या था, ये क्या करते थे, मैनेज कमर्शियल अफेयर्स, ऑफ EIC, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी यहाँ पर कमर्शियल अफेयर्स है वो यहाँ पे मेंबर्स ये इसको देखेंगे। और यहाँ पर ये जो 6 मेंबर हैं, इसके अंदर 6 मेंबर के अंदर याद रखना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको पहले। इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटिश चांसलर भी हुआ करते थे, और इन सब 6 लोगों की सैलरी जो थी वो इंडिया के रेवेन्यू से ही, ये थे सबके सब ब्रिटिश, इसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सब ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो हम लोगों को जो है ऑथोरिटी पावर तो देना नहीं चाहते थे। तो कुल मिलाकर वो जो सारे के सारे 6 मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिशर्स थे, और इनकी जो सैलरी ड्रॉ होती थी वो इंडिया के रेवेन्यू से करी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर ये था कि जो गवर्नर जनरल की पावर्स थी उसको स्ट्रेंथन किया गया, उसके अंदर और प्रेसिडेंसीज इंक्लूड कर दी, लाइक बॉम्बे की, मद्रास की यहाँ पर इंक्लूड कर दी, और बेटर एक तरह से डिसीजन मेकिंग के लिए वहाँ पे मेंबर्स बैठा दी गए। वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जो कि आपको पॉलिटी में पढ़ना है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या आया था, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ। सो इसके अंदर ये चीज की गई, जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर को स्ट्रेंथन किया गया, और कंपनीज की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको अंडर कंट्रोल लाया गया इस एक्ट के थ्रू। और इसमें एक चीज क्लियर की गई, लिखना, द एक्ट मेड इट क्लियर दैट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया वर अंडर दी, जो भी मतलब जिस जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर रखा था, सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और इसके बाद कोई भी जो कंपनी थी, कंपनी कुड नो लॉन्गर डिक्लेयर वॉर, कंपनी का मन किया कि आज उस राजा को जाके कूट दो, तो ऐसा सब कंपनी खुद से नहीं कर सकती थी, पहले उसको ब्रिटिशर्स जो अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेगी। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही टूट पड़ती थी ना, कोई उनके साथ लड़ाई करी तो वे खुद ही चल पड़ते थे, चलो। अब पहले क्या है, ब्रिटिश अथॉरिटीज जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ या फिर इसके अलावा बोर्ड मेंबर्स हैं, उन सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी जब जाकर तुम लोग युद्ध करोगे, ठीक है। यहाँ से ये एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। बस यहाँ पे चलो एक पॉइंट बस ये लिख लेना कि स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ, याद रहने के लिए, बाकी इंपोर्टेंट नहीं है। स्ट्रेंथनिंग द गवर्नर, इससे तुम्हें याद आ जाएगा कि अगर ये बढ़ा था तो इसका मतलब ब्रिटिशर्स का और ज्यादा हमारे यहाँ ये पावर लिखा है, ठीक है, कर लेना इसको, ठीक। तो यहाँ कुल मिला के अब इसका अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं
तो यहाँ पर क्या है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गया था, बेटर चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम रख दिया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ पर एक तरह से और ज्यादा मजबूत हो रही थी और ओवरऑल यहाँ पर सारी चीजें जो है ब्रिटिश के डोमिनेंस के अंदर आ रही थी। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को। अब इसके अंदर याद रखने लायक एग्जाम वाली बात सिर्फ ये वाली है, ये वाला क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में पहले कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। और मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग जाके चेक भी कर सकते हो, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और ये मैंने आपको यहाँ पर बताई दिया, तो सुप्रीम कोर्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कई बार 6 मेंबर ये भी पूछ लेते हैं कितने मेंबर्स थे, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यूपी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6 मेंबर्स का ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ठीक है, और ये कौन से अफेयर्स कंट्रोल करते थे, इसको सबको तुम्हें अच्छे से याद रखना है कि ये रिवेन्यू, पॉलिटिकल, जैसे मान लो 4 ऑप्शंस डाल दिए, उसमें ये भी डाल सकते हैं कि कमर्शियल डाल दें, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में याद रखना। क्लियर है सभी को? अभी तुम्हें मजा थोड़ा सा भी आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे ना, एक्स एक्स मतलब ये वाले एक्स समाप्त हो जाएंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन हम बना लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद फिर हम लोग अपना राज स्टार्ट करेंगे। तो राज का मजा तो तभी आएगा ना पूरा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। अभी तो हम स्ट्रगल फेज में है, इसीलिए तुम्हें भी स्ट्रगल फेज फील हो रहा होगा कि अभी ये एक्ट बन रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तक मेहनत करो थोड़ा। चलो, तो ये हो गया हमारा, इतना सभी ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। इसके अलावा भी पता छोटे छोटे यहाँ पर एक्ट्स वगैरह भी आए हैं बीच बीच में, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम वो पढ़ रहे हैं मेनली। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सो इसके अंदर क्या किया गया, अगेन यहाँ पर बस एक लाइन में लिखेंगे, गेव मोर autonomy autonomy to the governor general, making governance more centralized। ठीक है, and British authorities more control over Indian revenues। ये सेकंड वाला पॉइंट चाहे तो इग्नोर कर सकते हो इफ यू लाइक इट। ठीक है, बाकी ये बेसिक है। चलें आगे। नेक्स्ट यहाँ पर आया चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद 2 और रह जाएंगे। आप किसी देखो, ठीक है, चले। नेक्स्ट है यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, पता है काफी सारे एक्ट हैं। आप जो लोग यूपीएससी या फिर थोड़े से हाई एंड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनको इससे भी ज्यादा भर भर के
वो पढ़ने पड़ते हैं छोटे छोटे, मतलब अरे अरे थैंक यू वेदिका। चार्टर की जगह कैरेक्टर हो गया था ना। तो चार्टर एक्ट के 1813 के अंदर क्या किया गया, यहाँ पर क्या सबसे जो मेन यहाँ पर पॉइंट है इसका और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो हम लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत किया गया था। कंपनी लॉस्ट इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट पूरा पूरा यहाँ भी एक्सेप्ट चाइना एंड टी। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब ब्रिटिश जो मर्चेंट्स हैं, समझ रहे हो, जो ब्रिटिशर्स व्यापारी हैं, उनको भी अलाउड हो गया था कि आप लोग भी फ्रीली ट्रेड कर सकते हो इंडिया के अंदर, लेकिन आप लोग टी ट्रेड में नहीं जा सकते या फिर चाइना के साथ ट्रेड में यहाँ पर नहीं जा सकते। वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंडर रहेगा। ये अपने आप थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन इसको लिख लेना, ये एप्पल इंटेलिजेंस है जो शब्दों को इधर उधर कर रहा है, दिस इज नॉट एप्पल इंटेलिजेंस। ली समझ आया ना ये वाली बात, जल्दी से बताओ फटाफट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब चूंकि पहले उसकी मोनोपोली थी कि जो भी इंडिया के अंदर ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो बेटा तुम्हारा हो गया बहुत, अब जो ब्रिटिश के और मर्चेंट्स वगैरह हैं, ब्रिटिशर्स और दूसरे ब्रिटिशर्स हैं, वो उनकी कंपनी भी आके इंडिया के अंदर यहाँ पर व्यापार कर सकती है, और यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ जो मोनोपोली अब रह जाएगा वो चाय को लेकर है और चाइना के साथ है। तो आप चाय वगैरह यहाँ से अपने आप सप्लाई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीजों में अब बाकी लोगों को भी ट्रेड करने दो, तुम्हारा इतना ही है, ठीक है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा यहाँ पर ये ना, इसको याद रखना, ये जो जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इनको याद रखना, इन सबसे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से क्या हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया गया था कि वो स्प्रेड करें इंडिया के अंदर अपना रिलीजन। सो क्रिश्चियन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, पहले आपके एग्जाम्स में नहीं आया लेकिन आया हुआ है दूसरे एग्जाम्स में, सिमिलर आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसके जैसे, कि कौन से एक्ट के तहत यहाँ पर किस टाइम पर जो है क्रिश्चियन मिशनरीज फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर आए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू spread their religion in India, ठीक है। तो ये यहाँ पर काइंड ऑफ कुछ लोग इसको रिलीजियस और एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। और यहीं पर allocated 1 lakh per year for Indian education। तो उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ा बजट बना दिया था एजुकेशन के लिए, फॉर मॉडर्न एजुकेशन। लेकिन देते ही क्रिश्चियन वाले लोग थे, मतलब ये साथ साथ, जैसे तुम वो समझते हो ना, वो वाले स्कूल्स नहीं होते, कौन से होते हैं, जैसे सेंट मैरी अरे सेंट मैरी टाइप वाले जो स्कूल, मतलब वो पहले ज्यादा लेवल पे, मतलब वो ये कहते थे कि सारी अपनी चीजें कराएंगे, मतलब जैसे हर एक उसका पर्टिकुलर उसका रहता है कि हम लोग आपको मॉडर्न एजुकेशन तो देंगे लेकिन साथ में आप लोगों को क्रिश्चियन वाली जो प्रोसेसेस हैं वो सब भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ उस टाइप का आप समझ सकते हो। तो
तो ये सब चीजें जो स्टार्ट हुई थी किस एक्ट से, कहां से, इनको किस टाइम पर परमिशन मिली, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं, इनको याद रखना। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सोचा है संडे की छुट्टी क्यों होती है? अब कहोगे सर हमारी तो होती है, हम तो पढ़ते हैं संडे के दिन। सर क्रिश्चियंस को संडे को चर्च जाना होता है ना उसलिए। हाँ, ये जो संडे का कॉन्सेप्ट आया है छुट्टी का, वो भी यहीं यहीं से आया है पूरे वर्ल्ड में, कि जो क्रिश्चियंस हैं उनको बेसिकली चर्च जाना होता था, वो अपना बाहर जाते थे चर्च वगैरह संडे के दिन, इसीलिए संडे के दिन छुट्टी रख दी गई। इसीलिए जितने भी यहाँ पर जैसे सऊदी है और इन सब इस्लामिक कंट्रीज में फ्राइडे के दिन हॉलीडे होता है। मोस्टली वहाँ पर जो काम बंद होता है वो फ्राइडे के दिन ही आपको शॉप्स वगैरह काफी सारी, और कंपनीज की भी हॉलीडेज वगैरह समटाइम्स होती है। संडे का कॉन्सेप्ट आया है, और हमारे भारत के अंदर तो पहले किसी की भी छुट्टी नहीं होती थी। हमारे यहाँ तो 24 मतलब 24 बोल रहा हूँ, 7 वीक के 7 दिन काम होता था, जिसको छुट्टी चाहिए होती थी। छुट्टी मतलब मोस्टली जो मिलती थी लोगों को, वो एक फेस्टिवल्स में ही लोग छुट्टी ले लेते थे, कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अपने काम बंद कर दिए 5-7 दिन के लिए, कुछ मतलब ऐसे किसी एक मेजर फेस्टिवल्स के लिए छुट्टियां होती थी, कि एक साथ ही काफी लॉन्ग टर्म की छुट्टी मना ली, फिर अपने काम पे चले गए, लगे रहे काफी टाइम तक। तो ऐसे करके लोग छुट्टी सेलिब्रेट करते थे। कर्मठ भारतीय है ये बेटी, काफी काम करने वाले लोग थे ना लेकिन अब इंडिया के लोग फिर से काम करने वाले बने हैं, बीच में तमुकुड़ में चले गए थे इंडिया के लोग। चलो, तो ये इसके अंदर कुछ चीजें थी। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर और क्या चीजें की गई थी। ये चीज तो आप लोगों को बता देना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है मार्केट ओपन कर दिया गया था, इंडियन मार्केट। इसी चीज से इंडियन का मार्केट, जो इंडियन मार्केट ये जो ओपन करने की प्रोसेस थी ना, इसी से खात्मा भी स्टार्ट हो गया था इंडियन इंडस्ट्री का। जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी, अभी जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, अभी बाहर से सस्ते कपड़े लाकर बेचेंगे, सस्ती चीजें लाकर डंप करेंगे इंडिया के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट ओपन होगा तभी तो आएंगे ना बाहर से वो। अब उनको पता चल गया कि ब्रिटिशर्स अपना सब बोरिया बिस्तर भर के उसमें पहले जहाज के पानी से तो जाते थे, कि चलो इंडिया, वहां से पैसे कमा के लाएंगे, है ना। ओपन फॉर ओके, बस यही था इसमें। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्लियर। इसके अलावा यहाँ से कुछ टैक्सेस वगैरह भी इसमें लगाए गए थे। बेसिक टैक्स कलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया था, कि अलग अलग कुछ बॉडीज पर लगा दिया, किसी बिजनेसमैन पे अगर लगा दिया, इंडिया के कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर लगा दिया। कुछ इस टाइप से ये एक्ट था। इसमें जो जो चीजें मैंने महत्वपूर्ण बताई हैं वो थोड़ा सा याद रखना है। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रेगुलेशन एक्ट 1773, जो कि यहाँ पर 1773 के अंदर आया। ऑब्वियसली इसके की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नेंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम कंट्रोल के अंदर यहाँ पर ला दिया गया था। इसके अलावा गवर्नर, बेसिकली गवर्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको बना दिया गया था। पहले जो गवर्नर होता था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल, सॉरी जनरल बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पर बुलाया जाने लगा था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो इसके बाद हुई थी वो थी कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, और ये कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर।
इससे ना ये एक गांव के पास और हुई थी, मतलब एक कुछ गांव था या कुछ तो था वो, मैंने तुम्हें हिस्ट्री में लिखवाया है वो, और देखना वो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था कि जस्टिस मिल सके, और जुरिडिक्शन यहाँ पर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो भी ब्रिटिशर्स के आपस के झगड़े थे उनको सुलझाने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम यहाँ पर एलिजा इम्पे था, और उसके बाद आता है इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को करेक्ट करने के लिए फिफ्थ इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो मैटर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से हैंडल करने के लिए यहाँ पर बेसिकली काम किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, दो चीजें इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को काम दे दिया गया है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स हैं कि ये सब काम आप देखो, और इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते थे इंक्लूडिंग सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स और भी कुछ 5 ब्रिटिशर्स इसके अंदर होते थे। तो उन सबको कहा गया है कि आप इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा राजा क्या कर रहा है, वो सब आप देखो। मिलिट्री पावर्स कैसे इंडिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया के राजाओं के ऊपर अपना डोमिनियंस और अथॉरिटी वगैरह यहाँ पर दिखा सकते हैं, वो चीज देखो। और रिवेन्यू अफेयर्स, कैसे आप लोग टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर सकते हो इंडियन से, और उन टैक्सेस का कैसे प्रयोग करना है, कैसे उनको यूज करना है अलग अलग अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, तो वो सब काम यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर ला दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी को बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी गई कि आप किसी भी प्रकार का वॉर यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कि आपको फॉर एग्जांपल आप किसी राजा के पास गए कि हमें जमीन दे दो कंपनी लगाने के लिए, राजा ने मना कर दिया, तो आपने अपनी 2-4 बंदूकें उठाई और तुम चल दिए लड़ने के लिए कि अब हम फिर से युद्ध करेंगे और इस राजा को अपने अंडर कंट्रोल लेंगे। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली पहले परमिशंस वगैरह लोगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से और ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और अगर हमें स्ट्रेटेजिक तौर पे लगेगा कि यहाँ पर कंट्रोल इस टाइप से करा जाना है या फिर कैसे करना है, वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद ही कंपनी युद्ध लड़ सकती है। कोई भी कंपनी डायरेक्टली युद्ध में नहीं उतर सकती, और ना ही कोई ट्रीटी साइन कर सकती है कि जैसे किसी पर्टिकुलर मतलब जैसे राजा से ट्रीटीज कर लेते थे ना कि आप हमें इतना रिवेन्यू देते रहो हम लड़ेंगे नहीं, तो वो सब काम आपके नहीं है, आप सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान दो। इसके अलावा उसके बाद यहाँ पर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसके अंदर यहाँ पर क्या है कि मेन प्रोविजन जो थे प्रीवियस एक्ट के वो यहाँ पर थोड़े से कंसोलिडेट किए जाते हैं। यहाँ पर और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है गवर्नर जनरल को, ताकि वो यहाँ पर अच्छे से पावर मेंटेन कर सके, और सेंट्रलाइज यहाँ पर गवर्नमेंट को बनाया गया। और यहाँ पर इंडियन रिवेन्यूज के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल एक तरह से थोपा गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहला मेन इंपोर्टेंट काम ये किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, क्या होता है मोनोपोली का मतलब, बताओ फटाफट। एक्सक्लूसिव राइट नहीं, एक्सक्लूसिव राइट आई डोंट थिंक राइट आंसर। एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली तो तुम बिना एक्सक्लूसिव राइट कैसे, मतलब मोनोपोली तो तुम भी क्रिएट कर सकते हो किसी बिजनेस में, कैसे कर सकते हो कि वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट, हाँ कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुम्हारे पास ही हो, कुछ ऐसा तुम मोनोपोली क्रिएट कर दो कि ये पर्टिकुलर, जैसे मान लो तुमने 6G बना लिया है ना और तुम 6G लेके तुम ही एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर बन गए जो 6G प्रोवाइड करा रहा है, 5G की जगह 6G प्रोवाइड करा रहे हो, तो तुम्हारी मोनोपोली हो गई उस चीज में, है ना। अब तुमने कह दिया कि इसको कोई भी, हम इसको किसी को सेल नहीं करेंगे, तो इसी बात है वो भी मोनोपोली है। तो अब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये जो 6G तुमने डेवलप किया है ना, ये ना जनता के भले के लिए है, ये समाज के भले के लिए है, तो तुम्हें हम प्रेशर करके किसी तरीके से, उसने कहा कि ये जो राइट है सबको सेल ऑफ करो, भले तुम इसकी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी लेना या कुछ भी लेना, लेकिन तुम्हें ये पर्टिकुलर चीजें सभी को देनी चाहिए समाज के भले के लिए। या फिर कोई भी गवर्नमेंट का पर्सनल इंटरेस्ट हो, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपकी मोनोपोली नहीं रह जाएगी जब सभी लोग यहाँ पर उस चीज को देने लगेंगे, सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे उस चीज। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा थोड़ा सा मोनोपोली क्या चीज होती है।
नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बता दिया यहाँ जैसे कभी आपसे एग्जाम में ये चीज पूछ लेना कि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म्स वगैरह कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो क्या आप करोगे, क्या करोगे यहाँ पर, कब से स्टार्ट हुए थे? 1813 से, है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से के बाद यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए वहां से जो है एजुकेशन रिफॉर्म्स। ऐसा नहीं है इससे पहले एजुकेशन दी जाती थी सब लोगों को, बिल्कुल मतलब उनको पता ही नहीं था कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मॉडर्न एजुकेशन है, साइंस बेस्ड कह सकते हो, मतलब जो अंग्रेजों की एजुकेशन है वो सब यहाँ पर देनी स्टार्ट हुई। सो इंडिया के मार्केट्स वगैरह भी ओपन कर दिए गए। सो ये सब था 1813 का, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है? फर्स्ट क्लास है आज, थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ा दिया मैंने। अभी बस 2-4 दिन तो मैं बोरियत रहेगी, मैंने बता ही दिया पहले ही, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता तब तक फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉलिटी। वैसे जनरली सभी इंस्टीट्यूट में जहाँ भी तुम जीएस पढ़ोगे सब जगह पहले पॉलिटी पढ़ाते हैं, क्योंकि पॉलिटी में रस आता है, रस, एक स्वाद आता है पॉलिटी में बच्चों को किसी में भी किसी भी चीज की मतलब जीएस की पढ़ाई हो, सब में पहले क्या स्टार्ट होती है, पॉलिटी। और हम लोगों ने क्या लास्ट में स्टार्ट किया पॉलिटी। हाँ चलो नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब क्या था इसके अंदर, मेजरली क्या चीज हुई, जो एंड कर दिया गया है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड फंक्शंस। तो आप लोग सोचोगे इसके बाद क्या हुआ सर, तो इसके बाद ये हुआ कि इट इज नाउ बिकम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। सो देखो बात ये थी कि वो जो लोग थे उसके अंदर वो सब झगड़ा करने वाले और उनको पॉलिटिक्स में मजा आने वाला था, तो वो कब तक ये बिजनेस बिजनेस करते रहते, तो उनको चाहिए था कुछ, तो इसीलिए धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो के फाइनली उनको क्या बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि बिजनेस तो बाकी लोग कर लो, पैसा तो हम किसी से छीन लेंगे, है ना, जो भी वो रहता था पैसे तो टैक्स वैक्स आ ही जाता था, लेकिन राज करने का भी अपना मजा है। तो अब इनको चाहिए था कि हम लोग डोमिनेट करें, राज करें, यहाँ पर क्या बिजनेस बिजनेस में दिमाग लगाएंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पर हुई। अब एक मेजर चेंज और किया गया, अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, एक मिनट यार ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ तभी सही आता है मेरा राइटिंग इसमें। इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया है अब गवर्नर, गवर्नर, अरे यार फिर से ऊपर भी मिस्टेक करा है ना, मैं नोटिस नहीं किया, मैं देख रहा था तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड गवर्नर, इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ, क्या लिखूं, क्या बना दिया गया है इसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया। और कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जल्दी से नाम भी बता दो फिर फटाफट।
एक तो मैं लिख देता हूँ लॉर्ड, हाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये बनते हैं इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके बनने का क्या फायदा हुआ इनको कि जितनी भी यहाँ पर ऑल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स EX were centralized under, हर लग लिखूं या हिम लिखूं, क्या लिखना चाहोगे तुम इसके आगे? सर इट लिख दो। चलिए तो हिट चलो भाई ज्यादा बेचारी बेइज्जती नहीं करते हैं कोई चीज। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर की गई। इसके अलावा यहाँ यहीं से फर्स्ट टाइम जो है सिविल सर्विस का अटेम्प्ट जो है इंडियंस के लिए ओपन किया गया। सो अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस कि भाई जिसमें दम है जाओ पेपर दो, पास हो जाओ तो बन जाओ तुम भी सरकारी बाबू। ठीक है, यहाँ से इंडियंस के लिए एक्ट प्रपोज किया गया है कि कंपीट करें गवर्नमेंट जॉब्स में इंडियंस, उनके लिए अलाउड कर दो थोड़ा सा। अभी पूरी तरह से अलाउड नहीं था, बस ये कि कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस और सारी चीजों से धीरे धीरे करके यहाँ पर अलाउ करो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये ना एक्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है किस एक्ट के तहत की गई। तो किस एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट चल रहा है सर, ऊपर देख लेते हैं जल्दी जल्दी अपनी। 1833, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर एक चीज और की गई, स्लेवरी प्रोहिबिटेड। पहले क्या होता था, जैसे किसी को किसी ने दास बना लिया, कहीं से उठा लाए और फिर उसके बच्चे भी उसकी गुलामी करेंगे, उसके बच्चे के बच्चे उसकी गुलामी करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि अब ये गुलामी बंद करो। कितनी खतरनाक दुनिया थी वैसे। अब से अगर तुम कुछ सालों पहले देखो, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, काफी डेंजर सी दुनिया थी। गलती से तुम इधर उधर गलत, तुम्हारा जो जन्म तुम्हारा गलत जगह से आ गया तो पता नहीं, फिर तो तुम्हारे साथ ही कि कोई तुम्हें नौकर बना रहा है, कोई तुम्हें नौकर का नौकर बना रहा है, तुम्हें पता ही नहीं क्यों जी रहे हो। मैं तो ये तो अभी भी नहीं पता मुझे कि हम क्यों जीते, क्यों मैं यहाँ बताओ तुम लोग, हम क्यों जीते हैं? मरने के लिए हैं। जीते क्यों हैं? मरने के लिए। मरते क्यों हैं? जीने के लिए। मुझे तो लगता है अगर कोई जैसे इंसान मर रहा हो और उसको कोई ऊपर से देवता आके बोले कि तुझे 100 साल तेरी उम्र बढ़ा देंगे और तुझे जवान कर देंगे, तो वो क्या जवान होना चाहेगा या मरना चाहेगा? तो 90% लोग इसी में टिक करेंगे ना, वी वांट टू लिव, या नहीं? सेम लाइफ का तो पता नहीं तुम लोग। अच्छा, तुम में से अगर तुम्हें कह दिया जाए कि चलो कुछ 1-8 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, तुम दोबारा से जीना पड़ेगा, फिर ले लेंगे यानी दोबारा करो 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ तुम लोग देखो कितने सस्ते में बिक जाए, 1 करोड़ में बिक है वो हाथ। जिसके पास 1 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ कौन, 100 लाख रुपए है मात्र, इतने तो तुम लोग अभी कुछ करोगे जीवन में तो कैसे वैसे ही कमा लोगे। 100 लाख रुपए तो है ना,
तो 100-200 करोड़ कहते तो दिक्कत हो जाती है। चलो यही था बस इसके अंदर, और मैंने बता दिया आपको आईसीएस एग्जाम्स वगैरह की तैयारी यहीं से स्टार्ट होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज, यहीं से राजा बाबू बनने की क्वालिटी आजकल तो जिसको देखो वही क्या बनेंगे, इंडियन सिविल सर्विसेज सम करेंगे हम, आईएएस बनेंगे। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, काफी तो कॉलेज वाले बच्चे भी ना जो बीटेक कर रहे हैं वो, और कोई प्रोफेशनल कोर्स जो करते हैं तो जो कॉर्पोरेट्स के लिए या फिर जाने के लिए कर रहे हैं, उनको भी आईएएस बनना है, तो भाई तू कर ही क्यों रहा है ये काम? बैकअप प्लान बहुत खतरनाक दुनिया चल रही है आजकल। चलो वापस चलते हैं, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब चलते हैं करंट अफेयर्स पर। आज कुछ ज्यादा हाँ सही, सिविल सर्विसेज वाला 1853 में हुआ था या 1833 में हुआ था? ये जो यहाँ पर क्या था मैं बताता हूँ, ये चीज यहाँ पर क्या था कि प्रपोजल लाया गया था कि वो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, लेकिन फाइनली जैसे फिर पूरा पूरा एक्ट वैक्ट बनने में तो टाइम लगता ही है, तो वो चीज फिर बाद में आएगी। बाकी यहाँ पर प्रिपेयर्ड जो पूरा ग्राउंड बना था कि अब आईसीएस के लिए यहाँ पर ग्राउंड बन प्रिपेयर हुआ, वो इसी टाइम से हुआ था 1833 में, ठीक है। बाकी आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से सिर्फ ग्राउंड प्रिपेयर हुआ था। क्लियर है? क्लियर है इतना सभी को? चले आगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। आज की क्लास के हिसाब से काफी सारा हो गया है।